मेरे सभी प्रिय छात्रों को नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित पढ़ेंगे। कक्षा 6 की गणित का अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं हम आज पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि कक्षा 6 की गणित की पुस्तक है वो नई आ चुकी है। बाजार में ये पुस्तक अब दुकानों पर उपलब्ध है। आप सभी बच्चे समय गवाए बिना और ये पुस्तक खरीद लें। ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नई किताब है और थोड़ी बड़ी भी है, पहले से थोड़ी बड़ी भी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी पर आधारित सिलेबस इसमें लगा है। तो ये पुस्तक अब बाजार में उपलब्ध है। आप गणित की पुस्तक जल्दी से जल्दी खरीद लें। और आप सभी के नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि इस किताब में कुल 14 अध्याय हैं। इस किताब में कुल 14 अध्याय हैं। पहला अध्याय है वो अपनी संख्याओं की जानकारी। ये पहले अध्याय में बिल्कुल ही सरल सरल सी बातें हैं। संख्याएं के बारे में हम पीछे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ते आए हैं। आप सभी इस अध्याय को पढ़ लेना। और मैं आपको यहाँ दूसरे अध्याय से शुरू करवा रहा हूँ, पूर्ण संख्याओं से। अपना जो पहला इस वीडियो का अध्याय है वो है पूर्ण संख्याएं, लेकिन इस बुक का जो अध्याय है वो है 2 नंबर। तो चलिए हम पूर्ण संख्याओं के बारे में अपनी जो जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। आप सभी को संख्याओं के बारे में तो पता ही है। जैसे हम विद्यालय में आते हैं और गिनती शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 यहां से हम गिनती शुरू करते हैं। ये संख्याएं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं इन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते जाएंगे आगे तक, लेकिन यहाँ 0 नहीं है। ये बात ध्यान में रखने वाली है। और जो पूर्ण संख्याएं हैं उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहेंगे जिनमें जो प्राकृत संख्या है उनमें शून्य और लगा देंगे। जैसे देखिए पूर्ण संख्याएं, ये जो संख्या है ये तो है ही है, लेकिन साथ में पहले क्या लग जाएगी? 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये चलती जाएंगी आगे तक, अनंत तक चली जाएंगी ये संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं उनमें क्या है? 0 नहीं है। तो ये हमें इन पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं में अंतर करना आना चाहिए। भाई प्राकृत संख्या उनमें 0 नहीं है और जो पूर्ण संख्या है उनमें 0, प्राकृत संख्याओं में 0 सम्मिलित कर दी जाए तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। इस उत्तरवर्ती को परवर्ती भी कहा जाता है। अपनी बुक में परवर्ती शब्द है और पहले की जो पुस्तकें थी उनमें उत्तरवर्ती शब्द लिखा हुआ था। तो पूर्ववर्ती का तो मतलब ये होता है कि कोई संख्या उससे पहले आने वाली, और परवर्ती या उत्तरवर्ती का अर्थ होता है बाद में आने वाली। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ? पहले आने वाली कोई संख्या है उसके जस्ट पहले वाली संख्या वो, और कोई संख्या है उसके जस्ट बाद वाली संख्या उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या कहलाती है। यहां मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूं कि जैसे 3 संख्या है, 3 की हमें पूछ लिया जाए कि पूर्ववर्ती संख्याएं बताओ, तो पूर्ववर्ती 3 से पहले कौन सी आती है? 2। तो पूर्ववर्ती संख्या 3 की क्या हुई? 2। और बात आ जाए परवर्ती की तो 3 के बाद में आने वाली संख्या कौन सी है? 4। बहुत सरल सी बात है पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या।
इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। आप देखिए इनमें से ये प्राकृत संख्याएं हैं, इनमें से कौन सी ऐसी प्राकृत संख्या है जिनमें पूर्ववर्ती नहीं है। देखिए इन 5, 4, 3, 2 इन सभी में पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी, लेकिन एक के पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। तो ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसके कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, वो आएगी एक के कोई पूर्ववर्ती नहीं है। लेकिन यहां पूर्ण संख्या पूछ ली जाए तो पूर्ण संख्या ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पूर्ववर्ती नहीं है। एक है, उसके पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो गई? 0। तो इसलिए पूर्ण संख्याओं में तो पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी, लेकिन प्राकृत संख्या में एक की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। अब हमें यह पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, बताइए। अपने नॉलेज की बात है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ ली जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो 0 है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है वो क्या है? 1 है। ये बातें आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। आगे हम प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उनमें ये बातें अक्सर पूछी जाएंगी। एक आप लोगों को संख्या रेखा आनी चाहिए। संख्या रेखा क्या है? देखिए ये कोई एक हम रेखा खींच लेते हैं सीधी, और ये सीधी रेखा खींच करके सबसे पहले पॉइंट पर हम 0 लगा देते हैं, और एक समान दूरी पर हम 1, और उतनी दूरी पर 2, उतनी दूरी पर 3 और फिर 4। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे 6, 7, 8। देखिए ये संख्या रेखा हुई, और ये संख्या रेखा पूर्ण संख्या पर आधारित है। कौन सी संख्या पर है? पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या पर कैसे है? क्योंकि सबसे पहले हमने क्या लिया है यहाँ? 0। तो 0 लिया है तो 0 पूर्ण संख्या में आता है। अब देखिए 0 से 1 तक की दूरी, उतनी ही दूरी 1 और 2 के बीच में, उतनी दूरी 2 और 3 के बीच में, एक समान अंतराल है इनके बीच में, और यह पूर्ण संख्या की संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा से हमें किस बात का ज्ञान प्राप्त होता है? इस संख्या रेखा में हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जो बाईं तरफ है यह संख्या क्या है? बाईं, और यह संख्या क्या है? दाईं तरफ। तो जो बाईं तरफ की संख्या है वो तो है छोटी, और जो दाईं तरफ की संख्या है वो क्या होती है? बड़ी। बाएं से दाएं चलते जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाएंगी, और दाएं से बाएं तरफ आएंगे तो संख्या घटती जाएगी। जैसे 0 से 1 बड़ा, 1 से 2 बड़ा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और वापस चले तो 6 से 5 छोटा, 5 से 4 छोटा, 4 से 3 छोटा, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। तो यहां हम ये लिख सकते हैं कि बाईं ओर की संख्या छोटी होती है तथा दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है। ये बातें हम इस संख्या रेखा से सीखते हैं कि बाईं ओर की है वो तो है छोटी, और दाईं ओर की है वो बड़ी। अब कोई संख्या हमें दे दी जाए कि 3 और 4 दे दी जाए, क्या? 3, 4। अब इसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि बाईं ओर संख्या कौन सी आएगी, और इनके बीच में, दोनों के बीच में चिन्ह लगा करके बताइए। तो देखिए बाईं ओर 4 के बाईं ओर 3 है, तो 3 संख्या है वो 4 के बाईं ओर है, ये लिखेंगे। संख्या 3 4 के बाईं ओर है, ये देखिए 3 है वो 4 के बाईं ओर है, और 3 से 4 बड़ी है। जो बड़ी होती है उसी तरफ इसका हम निशान का जो चिन्ह है वो बड़े की ओर करके रख देते हैं। देखिए ये बराबर का निशान होता है, एक होता है ग्रेटर देन और एक होता है लेस देन। तो इधर वाली संख्या रख करके जैसे 7 और 4, तो ये ग्रेटर देन 4 इस तरह से बोल लेंगे, और ये 3, 4 तो लेस देन 3, लेस देन 4। इस तरह से इन शब्दों को पुकारा जाता है। जिस तरफ
इस चिन्ह का मुंह होता है वही संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। अब देखिए 4 और 7 में इस तरफ मुंह है तो ये बड़ी हुई, 3 और 4 में इस तरफ मुंह है तो ये बड़ी संख्या हुई। और बरोबर का निशान जैसे 3 बरोबर 3, तो दोनों संख्या बरोबर हो तो उनके बीच में बरोबर का निशान होता है। अपनी पहली प्रश्नावली के सवाल हल करते हैं पूर्ण संख्याओं में 2.1। तो चलिए पहला सवाल हम हल करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए 2.1 प्रश्नावली में कुल 8 सवाल हैं, उनमें से पहले 3 सवाल बोर्ड पर उपस्थित हैं। हम सबसे पहले पहला सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। यहां संख्या लिखी है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखो। प्रश्न को सबसे पहले तो हमें ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। यानी एक तो संख्या दे रखी है 10,999, उसके बाद अगली 3, इसके बाद अगली जो लगातार 3 आएंगी वो प्राकृत संख्या लिखनी है। हमें क्या लिखनी है, प्राकृत संख्या। अब देखिए इनके बाद में से प्राकृत संख्या लिखो, पूर्ण संख्या लिखो, एक ही बात होती है। प्राकृत और पूर्ण संख्या में मैंने आपको अंतर बता दिया कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्या में 0 सम्मिलित होता है। तो इसके बाद आने वाली, इसका उत्तर लिखते हैं हम पहले का। तो 10,999 से जस्ट आगे एक और जोड़ेंगे तो वो भी आ जाएगी, और इसमें एक और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,000। ठीक, अब इसमें एक और जोड़ेंगे तो 11,001, और इसमें एक और जोड़ेंगे तो 11,002। तो इस संख्या के जस्ट आगे आने वाली जो 3 प्राकृत संख्याएं हैं वो 11,000, 11,001, 11,002 होंगी। इसी तरह हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखो। सवाल को अच्छी तरह से हमें समझना है। एक तो संख्या देखनी है क्या लिखी है, 10,001, और उसके ठीक पहले, ये ऊपर वाले सवाल में तो बाद वाली थी, और इसमें क्या है, पहले वाली। ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखो। तो इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, इससे जस्ट पहले आएगी वो 10,000 होगी, यानी एक कम कर देंगे। और फिर इससे पहले, इसका मतलब इसमें से एक कम और कर देंगे तो 9,999, और इससे पहले आएगी वो एक कम और कर देंगे 9,998। तो यहां पूर्ण संख्या पूछो चाहे प्राकृत संख्या, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन अंतर इतना सा है कि पूर्ण संख्याओं में 0 सम्मिलित है, प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित नहीं है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं, तीसरा, और तीसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। क्या पूछा है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं में 0 मिलाने से बनती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हुई वो हुई 0, 0। ये अपना उत्तर हो गया। ये 3 प्रश्नों के उत्तर हमने हल किए, आप बच्चों के समझ में आए होंगे। चलिए हम अगले 3 प्रश्न और हल करते हैं। अगले 3 सवाल बोर्ड पर उपस्थित हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम, अपना सवाल नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। यानी 32 और 53 को छोड़ करके इनके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं, ये हमें बतानी है। अब देखिए 32 के बाद में हम चलते हैं तो 33, 34, 35, इस तरह से चलते चलते और हमें 52 तक जाना है। हमें कितनी संख्या तक जाना है, 52 तक जाना है। तो इन संख्याओं को हम काउंट करके बता देंगे कि इनके बीच में इतनी संख्याएं, और ये कार्य करने के लिए आप बच्चों को समय लगेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि 53 में से 32 को घटाएंगे, उसकी बजाय 52 में से 32 को घटा दीजिए, यानी 32 तो छुट्टी जाएगी और यहाँ 53 को छोड़ना है, 53 को इसमें सम्मिलित नहीं करना है। तो आप यहाँ 52 में से 32 को घटाएंगे तब वो संख्या आ जाएगी, और वो संख्या होंगी 20। तो 32 से लेकर के 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, तो वो है 20। ऐसे गिनेंगे हम
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52 और ये हो गई 20। इस तरह से गिनेंगे, समय लगेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों संख्या को सम्मिलित नहीं करना है, तो इसमें से एक कम करके उसमें से ये संख्या घटा देंगे तो बीच बीच वाली आ जाएगी। अगला प्रश्न है निम्न के परवर्ती लिखिए। निम्न के परवर्ती लिखिए। यहाँ परवर्ती का अर्थ हमें पता होना चाहिए। परवर्ती का मतलब होता है बाद में आने वाली संख्या और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले आने वाली संख्या। तो परवर्ती यहाँ 4 सवाल दिए हैं, उसमें से मैंने केवल 2 ही दिए हैं बोर्ड के ऊपर। तो बाद में आने वाली, पहले तो ये संख्या हमें पता होना चाहिए, इतनी बड़ी संख्या है कि ये इसको बोले कैसे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये कुल कितना है 10 लाख। तो 24,40,701। ठीक है, तो यहां हम इनके संख्या के बीच में कोमा के निशान लगा देते हैं। जो सैकड़ा के बाद में यहाँ ये लग गया और 10,000 के बाद में और कोमा लग गया और ये 24 के पहले लग गया। तो इस तरह से हमें कोमा भी हमें लगाने आने चाहिए। तो 24,40,701। अब परवर्ती इसके बाद में 702 और आपको तो करना क्या है, जस्ट एक जोड़ना है, इसमें लास्ट में एक है तो एक और जोड़ करके 2 लिख दो। तो इसका उत्तर हो जाएगा 24,40,702। बस एक ही पूछा है, 2 3 नहीं पूछे, एक ही पूछा परवर्ती, तो ये लिख दिया। और इसके जस्ट बाद में 199 के बाद में 200 होते हैं, तो ये 100 तो है ही पहले और आगे 2 के आगे बिंदी 2 और लगा देते हैं, तो ये संख्या हो जाएगी। यहाँ हमें ये पता होना चाहिए ये है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,99 और 1,02,00,000 ये परवर्ती हुई। और पूर्ववर्ती की बात करें तो इनसे ठीक पहले आने वाली संख्या, इसका जवाब लेंगे हम 94 से ठीक पहले कौन सी आती है 93। तो ये इसकी क्या हुई पूर्ववर्ती। 10,000 से ठीक पहले क्या आएगा 9,999। तो ये संख्या क्या हुई इसकी पूर्ववर्ती हुई। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4, 5, 6 को हल किया। आप बच्चों के अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। और इन दोनों सवालों के 2 सवाल और दिए हैं, वो बुक में देख करके आप उनको हल करने का प्रयास करें। चलिए अब हम प्रश्न 7 और 8 को हल करते हैं और प्रश्न संख्या 7 और 8 को हल करते ही अपनी प्रश्नावली पूर्ण हो जाएगी। और आप सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक आप रफ रजिस्टर पास में रखें, उससे आप करते रहें और एक मैन रजिस्टर लगा लें, उसके अंदर ये पहली प्रश्नावली आप हल कर लें। देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में ये दिया गया है कि 2 संख्याओं के जोड़े दिए हुए हैं और उन संख्याओं में ये बताना है कि संख्या रेखा में वो बाईं तरफ कौन सी संख्या आएगी और इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह भी लगाना है, जैसे ग्रेटर देन का या लेस देन का। ये चिन्ह इनमें से उपयुक्त चिन्ह इन जोड़ों के बीच में लगाने। कुल 4 सवाल दिए हैं, उसमें से मैंने 2 सवाल लिए बोर्ड पर, 2 आप करोगे। पहला सवाल है 530,503। तो अगर हम संख्या रेखा लें तो बाईं तरफ कौन सी आएगी? बाईं तरफ वो संख्या आएगी जो छोटी है, मैंने आपको बताई। बाईं तरफ वो आएगी जो छोटी है और दाईं तरफ वो आएगी जो बड़ी है। तो इनमें से छोटी कौन सी है? इनमें से 530 छोटा है या 503? 500 तो बराबर है, 30 बड़ा है, 3 छोटा है। तो ये संख्या क्या हुई छोटी और ये संख्या क्या हुई बड़ी। तो छोटी है वो क्या आएगी बाईं तरफ। तो इसमें आपका जवाब होगा कि 503 संख्या रेखा में 530 के बाईं तरफ आएगी। और उपयुक्त निशान की बात आए तो निशान इसके बीच में ये लगेगा 530 की तरफ, इस निशान चिन्ह का मुंह होगा, क्योंकि 503 से 530 क्या है बड़ा है। इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं 307 से 370 बड़ा है और 307 है वो संख्या रेखा में बाईं तरफ आएगा। जैसे हम कोई एक संख्या रेखा बनाएंगे और इसके ऊपर लिखते जाएंगे तो 307 तो आएगा पहले और 370 आएगा बाद में। तो बाईं ओर कौन सी संख्या आई 307 और दाईं तरफ कौन सी आई 370। इसी हिसाब से आगे 2 सवाल और दिए वो आप करोगे। और 8वां सवाल ये है कि इसमें 7-8 सवाल दे रखे हैं और
जवाब ये देना है सत्य और असत्य, यानी ये जो प्रश्न दिए हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो चलिए हम पहला सवाल पढ़ते हैं। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये बताना है कि ये बात सत्य है या असत्य है। देखिए प्राकृत संख्या में शून्य होता ही नहीं है, इसलिए शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक है। प्राकृत संख्या मैंने आपको बताई थी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलेंगी, और पूर्ण संख्या है उसमें शून्य होता है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो ये प्राकृत संख्या में शून्य है ही नहीं, तो ये क्या है? वाक्य गलत है। यहां हम लिख देंगे असत्य। मैंने यहां क्रॉस का निशान लगाया, आप लिखोगे असत्य। दूसरा सवाल लेते हैं। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। देखिए पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले आने वाली संख्या। तो 399 के पहले आने वाली संख्या 400 है क्या? नहीं। तो 399 के पहले आने वाली संख्या तो 398 है। तो ये 400 399 का क्या है? परवर्ती है। तो ये भी वाक्य क्या है? असत्य। 399 का पूर्ववर्ती 400 नहीं है, 400 तो 399 का परवर्ती है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हाँ ये बात सही है, पूर्ण संख्याओं में शून्य है वो शामिल है और सबसे छोटी संख्या है वो शून्य ही है। तो यहां मैं गुड का निशान लगा रहा हूं, इसका मतलब है ये सत्य है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती का मतलब होता है बाद में आने वाली संख्या। तो 599 के बाद में आने वाली संख्या कौन सी है? 600। तो ये वाक्य भी क्या है? सही है। परवर्ती का मतलब 600 है, वो 599 के बाद में आने वाली संख्या है। इस तरह से आप 3-4 और सवाल दे रखे हैं, वो आप हल करने का प्रयास करेंगे और आगे के अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।